ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था ताकि वो इंडियंस पे आसानी से शासन कर सके। लेकिन एक टाइम था जब इंडिया में चाइना, तिब्बत, बर्मा, रोम, जापान, इंडोनेशिया और कोरिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। मूवी से कंपेयर करें तो हमारा ट्रेडिशन एक्सीलेंस पर फोकस करने वाला रेंचो बनाने पर था, ना ही रट्टा मारने वाला चतुर। और ये प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, इन तीनों के नेक्सस में मिलकर हमारे देश की सारी अवधारणा बदल दी और भारतीय संस्कृति की बिजली। डर से मत जाइए, 20 साल हो जाएंगे अगर ये प्रथा कभी नहीं, डर से मत जाइए। और मैकाले को जब 1861 में भारत में शिक्षा व्यवस्था सौंपा गया था, उसने कहा था कि भारतीयों को इस तरह से शिक्षा व्यवस्था दीजिए कि इन्हें एहसास भी न हो कि इन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। मैकाले भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने इमीडिएट बॉस विलियम मैडम को भेजता था। हेलो एवरीवन, हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम अक्सर गालियाँ देते हैं, पर क्या हो जब पता चला ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली हमारा तो है ही नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था ताकि वो इंडियंस पे आसानी से शासन कर सके। आज इंडिया को एक बार फिर विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सॉरी मोदी जी कर रहे हैं, अब ठीक है ना। एक बार फिर से विश्वगुरु बनाने की बात करें, लेकिन फिर भी हमारे देश से हर साल 7 लाख से ज़्यादा बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक टाइम था जब इंडिया में चाइना, तिब्बत, बर्मा, रोम, जापान, इंडोनेशिया और कोरिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। एक मिनट, कोरिया ये वाला या वो वाला? एनीवेज दोनों एक ही है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में गुरुकुल और आश्रमों में पढ़ाई की जाती थी, जहां बच्चे वहीं रहते थे, स्टडी करते थे। 5 साल के उम्र से ही बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 21 साल होने पर पढ़ाई पूरी होती थी। उन दिनों टीचर्स का दर्जा भगवान से भी ऊपर का था। संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर भगवान और गुरु एक साथ खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में भी बताने वाले गुरु ही हैं। हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पीरियड है एंशिएंट इंडिया, 700 AD से पहले का टाइम है, जिसमें चंद्रगुप्त, अशोका जैसे एम्पायर हुए। इन दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म का काफ़ी प्रचार हुआ और स्पिरिचुअल नॉलेज ने भारत में पैर पसारे। 700 AD से 1857 AD तक का पीरियड कहलाता है मेडिवल इंडिया, जिसमें मुगल्स ने भारत पर शासन किया। इन दिनों पाठशाला और गुरुकुल के अलावा मकतब और मदरसा खोला जाने लगा। 1857 के बाद का पीरियड कहलाता है मॉडर्न इंडिया, और हमारे पास कई एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया दोनों में ही इंडिया के एजुकेशन के मामले में बहुत ही आगे था बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला भारत का पहला यूनिवर्सिटी था और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई यहीं से की थी। नालंदा के बारे में बोला जाता है उसमें 90 लाख से ज़्यादा किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट थी और उनको जलने में 3 महीने से ज़्यादा का समय लगा। गुरुकुल में 18 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, योगा, रिलीजन, धनुर्वेद और फिजिकल एजुकेशन थे। गुरुकुल में पढ़ाई आज की तरह एक कमरे में नहीं होती थी, बल्कि पेड़ों के नीचे नेचुरल सराउंडिंग्स में हुआ करती थी। हमारे यहाँ पढ़ाई एक रट्टा मारने जैसा नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकली और कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता था और बच्चे वोकेशनल नॉलेज लेकर भी चीज़ें हमेशा याद रखते थे। और अगर इसको 3 इडियट मूवी से कंपेयर करें तो हमारा ट्रेडिशन एक्सीलेंस पर फोकस करने वाला रेंचो बनाने पर था, ना कि रट्टा मारने वाला चतुर। होने के लिए पढ़ो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस कई डिस्कवरी जो यूरोपियन ने रिसेंटली किया है उनको हमारे देश में पहले ही किया जा चुका था। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिमान ने सबसे पहले पाई का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ तक उन्होंने उनकी बुक में पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र किया है। आर्यभट्ट को 5th सेंचुरी का महान फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन माना जाता है। उन्होंने पाई की वैल्यू दी थी। इसके अलावा उनकी बुक आर्यभट्टिया में डेसिमल, ट्राइगोनोमेट्री, ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने सोलर सिस्टम पर कई हाइपोथेसिस दिए जो कि आगे चलकर प्रूव हुए और इसीलिए इंडिया के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया। केमिस्ट्री में महर्षि कनद ने 2600 साल पहले ही एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि डेल्टन थ्योरी से काफ़ी सिमिलर थी। गुप्ता एज में बनी दिल्ली में आयरन पिलर, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है इंडिया में मेटलर्जी उस समय से ही प्रसिद्ध है और इसका क्रेडिट नागार्जुन को दिया जाता है। उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन पर उस समय में ही बुक लिखी थी। इसके अलावा
हमारी मेडिकल साइंस भी बहुत आगे थी। चरक को आयुर्वेद का पायनियर कहा जाता है। उन्होंने चरक संहिता लिखी थी जिसमें कई बीमारी के रूट कॉज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया। और ऐसे साइंटिस्ट, स्कॉलर, डॉक्टर्स इंडिया में हुए जिनके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को वेस्ट के लोगों ने हमसे चोरी करके उसको अपना बनाकर फेमस हो गए। और उल्टा हम इंडियन को कहते हैं कि इंडिया ने दुनिया को क्या दिया। माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का क्रेडिट जाता है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को। 1835 में मैकॉले ने इंडिया में द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया, जिसके बाद गुरुकुल को खत्म कर दिया गया और इंग्लिश स्कूल खोले गए। पढ़ाई जो पहले रीजनल लैंग्वेज संस्कृत और अरबिक में हुआ करती थी, उसकी जगह इंग्लिश ने ले ली। मैकॉले का कहना था, अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन उनकी लैंग्वेज को पढ़े ताकि उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप को फिल किया जा सके और उनको आसानी से गुलाम बनाया जा सके। मैकॉले ने ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाई जिसमें लोग पढ़ तो सकते थे पर एक लीडर नहीं बन सकते थे, बल्कि ब्रिटिशर्स के ही गुलाम बने रहते। चाहते थे एक ऐसा इंडिया वेयर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इंटेलेक्ट, यानी जो दिखने में तो इंडियन हो पर उनकी सोच अंग्रेजों वाली हो। ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडियन कल्चर और हेरिटेज को ख़त्म करने की और अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की। हमने हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री को एटलीस्ट जाना, उसका क्रेडिट जाता प्रोफेसर एंड हिस्टोरियन धर्मपाल को। ये बात है 1931 की, जब महात्मा गांधी राउंड टेबल स्पीच के लिए लंदन गए थे तो उनको ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपकी एजुकेशन सिस्टम तो कुछ भी नहीं होती अगर हम आपके देश नहीं आते। इसका जवाब गांधी जी ने दिया, इंडिया द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम कट बाय यू ब्रिटिशर्स। और साथ ही उन्होंने क्लेम किया हमारी एजुकेशन सिस्टम और भी अच्छी होती अगर आप हमारे देश नहीं आते। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने बोला आपके पास कोई एविडेंस है इस बात का, पर गांधी जी के पास उस समय कोई एविडेंस नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तब गांधी जी ने अपने एक फॉलोअर धर्मपाल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप हमारे देश की एजुकेशनल हिस्ट्री कितनी अच्छी थी इसका प्रूफ जमा करें। उसके बाद धर्मपाल कई देश घूमे और कई डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके उन्होंने खोज निकाला क्यों गांधी जी ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक ब्यूटीफुल ट्री से कंपेयर किया था। दरअसल जब मैकॉले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलने जा रहे थे उस वक्त इंग्लैंड के पार्लियामेंट में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किया और बताया कि इंडिया को हमेशा के लिए गुलाम बनाने का एक ही तरीका है इसकी एजुकेशन सिस्टम को जड़ से ख़त्म करने का, क्योंकि उस समय इंडिया एक सोने की चिड़िया थी। इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूट करती थी। लंदन की हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेटमेंट देते हुए मैकॉले ने कहा इस समय इंडिया में 7,72,000 से ज़्यादा गांव हैं और हर गांव में एक एक गुरुकुल है। गुरुकुल की कैपेसिटी 200 से लेकर 20,000 बच्चों तक की है। यानी जो आचार्य 20,000 बच्चों को पढ़ाते हैं उनको कुलपति कहा जाता है। और इतने बड़ी गुरुकुल को मैनेज करने के लिए आचार्य अपने जूनियर को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा 15,800 विश्वविद्यालय भी हैं। उन दिनों भारत में एक भी भिखारी नहीं था और हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट था। यहाँ तक कि भारत में लगभग 90% लिटरेसी रेट थी और उस वक्त इंग्लैंड की लिटरेसी रेट 20% भी नहीं थी। उनके पास पढ़ने के लिए सिर्फ बाइबल थी और हमारे पास 18 सब्जेक्ट से भी ज़्यादा। उन दिनों हमारे पढ़ाई का मोटिव सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। ये तो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम की देन है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडियन उतना ही पढ़े जितना में उनके लिए छोटी मोटी नौकरी कर सके और फिर वो अपने काम के लोगों को सेपरेट कर लेते थे और आज भी वही पढ़ाई चली आ रही है। इसलिए एक प्यून की पोस्ट के लिए भी लाखों एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं। दरअसल उन दिनों तो हर तरह का ज्ञान हर किसी को दिया जाता था, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, मार्शल आर्ट, जियोलॉजी, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, डिबेट, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स, हर किसी को सारे ज्ञान लेने होते थे, भले उसको किसी एक विषय में श्रेष्ठ बनना हो। हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं विद्या भी दी जाती थी। विद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। बचपन में ही जिंदगी जीने की कला सिखा दी जाती थी और हर तरह के मुश्किलों से निपटने के लिए और जिंदगी के अच्छा बनाने के लिए पहले से ही तैयार कर दिया जाता था। इसके अलावा वेद शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ प्राणायाम और योगा की अहम भूमिका थी और आज दुनिया भर योगा को अपना रही है, वो भारत की ही देन है। उन दिनों टेस्ट और एग्जाम्स नहीं हुआ करते थे,
बल्कि बच्चों को उनके कौशल के अनुसार टास्क दिया जाता था। की तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ करता था जहां बच्चे सफल नहीं होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी। हमारे गुरुकुल का उद्देश्य था विद्यार्थी को यूनिक बनाने का, ना कि कॉम्पिटिटिव। यहाँ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था और एजुकेशन के लिए दिया हुआ दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। ये तो अंग्रेजों का ही इम्पैक्ट है। हमारे देश में अब कोचिंग और स्कूल एक बिजनेस इंडस्ट्री है जहाँ सिर्फ पैसे वाले बच्चे ही क्वालिटी एजुकेशन ले पाते हैं।